चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोई हुई दुनिया में। आइए इसके राजों से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो जानेंगे कि ये सभ्यता दुनिया के सामने आई कैसे। फिर देखेंगे उनके कमाल के शहर, वहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी थी, उनकी संस्कृति को समझेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, इस सभ्यता के कई नाम हैं। कोई इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहता है, कोई हड़प्पा सभ्यता, तो कोई कांस्य युगीन सभ्यता। ऐसा क्यों? बड़ा सिंपल है। इसके ज्यादातर शुरुआती शहर सिंधु नदी के किनारे मिले। जो पहला शहर खोजा गया उसका नाम हड़प्पा था। और हाँ, यहाँ के लोग कांस्य यानी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना जानते थे। इसकी खोज की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है, यकीन मानिए। 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका जिक्र तो किया, पर दुनिया को इसकी महानता का अंदाजा लगा लगभग 100 साल बाद, 1921 और 22 में। और कार्बन डेटिंग हमें बताती है कि ये सभ्यता पूरे 600 सालों तक अपने चरम पर थी। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सभ्यता को सच में अपने समय से मीलों आगे ले जाती है, और वो है इनकी अविश्वसनीय टाउन प्लानिंग और इसका विशाल फैलाव। जरा अंदाजा लगाइए इसके साइज का। ये सभ्यता लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली थी, मतलब आज के कई देशों से भी बड़ा इलाका। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर था। और यहीं पर उनकी इंजीनियरिंग का असली कमाल दिखता है। उन्होंने ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया, मतलब सड़कें एक दूसरे को परफेक्ट 90 डिग्री पर काटती थीं, ठीक वैसे ही जैसे आज न्यूयॉर्क जैसे मॉडर्न शहर बसे हैं। उस जमाने में ये सोचना भी एक क्रांति से कम नहीं था। उनके शहर आप देखेंगे बड़े साफ सुथरे तरीके से 2 हिस्सों में बटे होते थे। एक था पश्चिमी हिस्सा जो ऊंचाई पर बना होता था, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, शायद यहां शासक वर्ग रहता होगा। और दूसरा था पूर्वी हिस्सा जो निचले इलाके में था, जहां आम लोग, व्यापारी और कारीगर रहते थे। ये हमें उनके समाज के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। और ये तो सबसे हैरान कर देने वाली बात है, मानीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। आप हड़प्पा में हो या मोहनजोदड़ो में या किसी भी और शहर में, हर जगह जो पक्की ईंटें मिलेंगी उनका अनुपात एक ही होगा, 4-2-1। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कोई बहुत ही मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी थी जो सब कुछ कंट्रोल करती थी। अच्छा, अब जरा उन जगहों पर चलते हैं जहां से हमें ये सारी कमाल की चीजें मिली हैं, और देखते हैं कि इस महान सभ्यता के लोग अपने पीछे हमारे लिए क्या-क्या छोड़ गए। ये टेबल देखिए, हर शहर की अपनी एक खास पहचान है। जैसे हड़प्पा में मिला वो बहुत बड़ा अन्न भंडार, मोहनजोदड़ो का वो मशहूर ग्रेट बाथ और कांस्य की नर्तकी। लोथल में तो पूरा का पूरा डॉकयार्ड यानी बंदरगाही मिल गया। कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले, और धोलावीरा में तो पानी को सहेजने का ऐसा अद्भुत सिस्टम मिला जो आज भी हैरान कर देता है। हर शहर एक कहानी कहता है। मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला, वो तो जैसे सभ्यता का ताज था। यहीं से मिला वो ग्रेट बाथ, शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, और वो छोटी सी पर दुनिया भर में मशहूर कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति। ये दोनों ही हमें उनकी कला और कल्चर की गहराई दिखाते हैं। इमारतों और शहरों की बात तो हो गई, पर इनमें रहने वाले लोग कैसे थे? चलिए अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में झांकते हैं, उनके समाज और उनकी अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। समाज कैसा था? हमें जो इतनी सारी मातृ देवी की मूर्तियां मिली है ना, उससे लगता है कि शायद परिवार में महिलाओं का ओहदा काफी ऊंचा था, यानी समाज मातृ सत्तात्मक रहा होगा। लोग गेहूं, जौ और मछली खाते थे और मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेलते थे। और हाँ, फैशन का भी बड़ा शौक था। औरतें और मर्द दोनों ही गहने पहनते थे। जाहिर है खेती ही इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसलें थीं। पर सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या? ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया। कमाल है ना? तभी तो ग्रीक लोग इसे सिंडन कहते थे, जो सिंधु शब्द से ही बना है। उस जमाने में कोई रुपए पैसे तो थे नहीं, तो सारा लेन देन होता था बार्टर सिस्टम से, मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज। लेकिन ये कोई अंदाजे का खेल नहीं था। उन्होंने वजन के लिए बाकायदा बाट बना रखे थे जो 16 के रेशियो में होते थे। और उनका ट्रेड सिर्फ आपस में ही नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं तक फैला था। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जो आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है।
उनकी पूजा पाठ, उनकी मोहरें और वो लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका। वो मात्र देवी की पूजा करते थे, पशुपति महादेव की भी पूजा करते थे, जिन्हें शिव का शुरुआती रूप माना जाता है। वो प्रकृति जैसे पीपल का पेड़ और कुबड़ वाले सांड को भी पूजते थे। लेकिन, और ये सबसे बड़ी पहेली है, इतनी गहरी धार्मिक आस्था होने के बावजूद हमें एक भी मंदिर नहीं मिला है, एक भी नहीं। उनकी लिपि एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ये पिक्टोग्राफिक थी, मतलब इसमें चित्रों का इस्तेमाल होता था, और लिखने का तरीका तो और भी अनोखा था, जिसे बॉस्ट्रोफेडेन कहते हैं। सोचिए, पहली लाइन सीधे से उल्टे हाथ की तरफ और अगली लाइन उल्टे से सीधे हाथ की तरफ, बिल्कुल एक सांप की चाल की तरह। और ये हैं उनकी मशहूर मोहरें। ये एक नर्म पत्थर, जिसे सेलखड़ी या स्टिएटाइट कहते हैं, उससे बनती थीं। इन पर जानवरों की तस्वीरें होती थीं, और सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न की। अब ये यूनिकॉर्न कोई असली जानवर था या उनकी कल्पना की उपज, ये भी एक राज है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर इतनी एडवांस, इतनी तरक्की कर चुकी सभ्यता का क्या हुआ? वो कहाँ गायब हो गई? इस पर देखिए, कई थ्योरीज हैं। सबसे ज्यादा माना जाता है कि शायद सिंधु नदी में आई भयंकर बाढ़ इसका कारण बनी। कुछ विद्वान क्लाइमेट चेंज को वजह बताते हैं, तो कुछ बाहरी आक्रमण या किसी महामारी को। लेकिन पक्के तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता। ये आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए, सब कुछ खत्म करने से पहले एक बार फटाफट से सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं, ताकि वो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो एक सवाल, सिंधु घाटी के लोग कौन सी एक धातु के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे? थोड़ा सोचिए। जवाब है लोहा। याद रखिएगा, ये एक कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। लोहे का इस्तेमाल बहुत बाद में शुरू हुआ। और आखिर में बस एक बात सोचिएगा, अगर, सिर्फ अगर, हम कभी उनकी लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए, तो ये सभ्यता अपने बारे में हमें और क्या बताएगी? कौन थे उनके राजा? कौन सी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने? क्या सोचते थे वे? न जाने कितने राज हैं जो उन लिखावटों में दफन हैं, और शायद हमेशा दफन ही रहेंगे।